हेलो। चलो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और हम शुरू करते हैं आज की क्लास में आपको थर्ड लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पिछले दो लेक्चर्स में हमने बात किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद मैंने और बहुत सारे बात किए थे एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। उसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, वेव नंबर के ऊपर, वेव के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा एक बात हम लोग याद रखेंगे जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशनल क्विट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे, ये गणपति बापा है नहीं, जिनको हम लोग मोटिवेशन मान के स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग इसके बाद जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कंटिन्यू हम लोग इसके बारे में वीडियो में अपलोड करके देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास में वो क्या है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट के पास जो होता है पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर भी होता है ना। तो वेव के बारे में हम लोग पढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में दो बात जानेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। नहीं, दो बात हम लोग जानेंगे। हाउ द जोश, ऑल आर क्लियर्स? तो देख लीजिएगा, हम लोग दो बात जानेंगे इसमें। पहला जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखते हैं हम लोग। कहता है एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स। पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। द ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो इमिट्स करता है और एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में जानना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा पास कोई मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के ऊपर हम जो लाइट को इंसिडेंट कराएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। उसी इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वह फोटो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली निकलता है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है और यह घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। तो इस बातों को देखिए हम लोगों ने कैसे नोट किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द surface of a metal when light is incident on the ejected electrons are called photoelectrons। कहता है सबसे पहले कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है एक घटना है, फेनोमेनन है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराते हैं किसी भी मेटल सरफेस से। और जब हम उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तब ये घटना हमारा क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। There is a minimum frequency is called threshold frequency. There is a minimum frequency is called a threshold frequency, which can just cause the ejection. This frequency vary with the nature of light. The frequency nature of lights. The higher the frequency of the light, the more energy of the photoelectrons. जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा, मोर एनर्जी रहेगा, उसके पास हायर फ्रीक्वेंसी रहेगा लाइट का। इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे नहीं? और आप लोग लिख भी सकते हैं, ऐसे करके आप लोग लिख भी सकते हैं, एक एक करके नोट्स भी बना सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखेंगे अब कि हमारा कितना होता है। सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी, और एच न्यू जैसे है वैसे ही रहेगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लग जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। उस 1/2 mv² को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे करके हो जाएगा। इसमें एच न्यू और इसमें एच न्यू नॉट। अब जहां वेयर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आने वाली आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एंड भी क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके बारे में हम लोग जान गए, अच्छे से हम लोग इसके बारे में जान गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है जो आप बना सकते हैं, और पीपीटी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, नहीं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर या टेलीग्राम लिंक के ऊपर मिल जाएगा आपको। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ पे एक समरी हम लोग करेंगे अब, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चले जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन सब का सिंबल है, एक का सिंबल ई होता है, एन होता है और पी होता है। उसके बाद सारे के मास है, सारे के वैल्यू है, और इसको हमें एक समरी की तरह बना के रखना है। थैंक यू। नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बोर मॉडल के बारे में। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग अभी 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ रहे हैं ना, और जिसमें हमें टॉपिक करने वाले हैं अब पहला टॉपिक हम करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। इन 4 टॉपिक को हम लोग इस पीपीटी के अंतर्गत हो सकेगा तो आज के क्लास में करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बोर मॉडल क्या होता है। बोर मॉडल क्या होता है, बोर जो है हमें ये बताया था कि कोई भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमता है सर्कुलर पाथ पर, उस बातों को मतलब एक एनर्जी होता है, फिक्स रेडियस होता है, इन सब बातों को बता के एक टाइम लगता है। तो बोर ने हमें क्या क्या बताया, नील बोर, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा क्वेश्चन है बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल इज द थर्ड एटॉमिक मॉडल इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। सो बोर मॉडल्स फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। पहला बात, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ फॉर फिक्स रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे, और जिसकी फिक्स रेडियस भी है, एनर्जी भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। या तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट या एंड अलाउ एनर्जी स्टेट, उसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट या अलाउ एनर्जी स्टेट। फिर फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसके एक निश्चित त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, एनर्जी होती है, उसी को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। दूसरा बात, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम्स। टाइम्स के साथ वो चेंज नहीं करता है, ये दूसरी बात है। तीसरा, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट और वॉइस वर्सा व्हेन एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट इज एब्जॉर्ब या इमिटेड। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट, मतलब एक और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग एब्जॉर्ब कराएंगे। इस सारी बात को हम लोग नोट डाउन करेंगे, जिसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ रहे हैं। चौथा बात में हम लोग देखेंगे,
कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिटेड थ्रू ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू ऑर्बिट डिफरेंस एनर्जी बाय डेल्टा ई गिवन बाय। तो ई बराबर हम लोग पढ़ते हैं एच न्यू, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा ई बट्टा एच, ऐसे हो सकता है। और ई वहाँ पर हमारा क्या डेल्टा ई के रूप में डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो न्यू बराबर क्या हो गया डेल्टा ई बट्टे एच, एच वहाँ पर क्या प्लांक्स कांस्टेंट है, E2 माइनस E1, मतलब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को घटाएंगे और बट्टा में क्या रखेंगे एच रखेंगे। ऐसा किसका मानना था, तो बोर्स का। दूसरा बात, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम इसका एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज एन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज अ इक्वेशन। ये इस तरह से हो गया एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम का सूत्र हो गया, जहाँ एन हमारा इंटीजर है 1 2 3 1, तो एन एच बटे 2 पाई। ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए बोर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। किसके बारे में हो गया, बोर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक आप रुकते हैं, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। नहीं, हम आप लोगों को बताया जैसा कि हम पानी पीने के बाद चलिए सबसे पहले हम यहाँ तक नोट्स करवा दिए हैं सारे बच्चे को, और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलिए हम अब आप आते हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। किसके बारे में आप जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला निकलता है एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल के अंतर्गत रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का, मतलब आर एन निकालने का सूत्र होता है 0.529 गुने एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रम। कितना होता है 0.529 एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रम। और दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट का निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 2.18 इंटू 10⁶ जेड बट्टा एन मीटर पर सेकेंड। और तीसरा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट निकालने का होता है En बराबर 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर EV पर एटम्स। ऐसे करके हम लोग इसको निकालते हैं। 3 हमारा सूत्र मेजर है एप्लीकेशंस के लिए इस तरह से। अब चौथा हम देखते हैं डेल्टा ई बराबर, डेल्टा ई बराबर हम देखते हैं डेल्टा ई बराबर En2 माइनस En1, मतलब पहला से दूसरा ऑर्बिट का। ऐसे समझते हैं एक बार समझने के लिए, जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिट्स के बाद लोअर ऑर्बिट्स और ये हायर ऑर्बिट्स, ये हमारा En2 का होगा, ये हमारा En1 का होगा। तो इसमें से घटा रहे हैं एनर्जी के लिए En2 माइनस En1। इसका वैल्यू देखिए 13.6 कॉमन आ गया, 1 बट्टा N1 का स्क्वायर बट्टा 1 बट्टा N2 का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर भी इधर कॉमन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम सब कुछ। इसको सेंटीमीटर सी मीटर इनवर्स में लिख दिए। और इस सारे बातों को कैलकुलेट करके कि यहाँ पे थ्योरी बनाता है रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या बनता है रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसको RH से भी शॉर्टकट में बोला जाता है, जिसका मान होता है 11,000 10,000 लाख नहीं 1,00,000 और 9,677 इसका वैल्यू होता है। ये हमारा हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स हो ट्रांसमिशन N2 टू N1 एनर्जी लेवल, इसके लिए डेल्टा ई का वैल्यू हमारा इतना आता है कैलकुलेट करके। उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक में रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी जो होता है जुड़ता है, किससे जुड़ता है, तो देखिएगा
मतलब जो टोटल एनर्जी है हमारे पास, टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? तो टोटल एनर्जी का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह बराबर होता जुड़ता है किसके? पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? तो माइनस टोटल एनर्जी। इस तरह से फॉर्मूला है लास्ट का, बोर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल का लास्ट का। सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस, हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में हमारा आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो कहता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वैसी एनर्जी है जो कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन एक्साइटेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। कहता है ऑल दिस काइंड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात नोट कर लेना है कि ऑल दिस काइंड्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज आर ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। इतना सारा बात आप लोग नोट करिए जब तक। कर लिए होंगे, आई होप कर लिए होंगे आप लोग। कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना ही खुदा तुम्हें खुद पूछे कि तुम्हारा रजा क्या है। नहीं, और सबसे पहले नहीं, हम लोग इस बात को लेके समर्पित है कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट पर बात यदि हो तो बासोपट्टी में मानस केमिस्ट्री क्लास और नंबर 1 पे रहता है इस बात के लिए। और अभी हम आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज बना के दे रहे हैं। 11th के स्टूडेंट को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, और पी ब्लॉक भी हमारा चल रहा है 12th वाले में, जिसको आप देख सकते हैं। और एक नया चैनल बना है जिसको आप छोटा सा प्यार दुलार दे सकते हैं, नहीं उस पर भी आप जाके रिव्यू देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे इसके तरफ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हाइड्रोजन, ये सब न्यूमेरिकल टाइप्स है, ये सब हमें यहाँ नहीं करना है, इसको बाद में हम बताएंगे। अभी हम थ्योरी को देख रहे हैं सबसे पहले। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज नहीं, लो बाबू पियो बनारसी फंडा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग थ्योरी के अंदर पढ़ाई करेंगे। अब सबसे पहला सीरीज होता है लेमर सीरीज, उसके बाद होता है बार्मर सीरीज, उसके बाद पास्टन सीरीज, बैकेलाइट, पी फॉन्ड, हैम्फ्री सीरीज। इसका ट्रिक है कि लो बाबू पियो बनारसी ठंडा है, ठंडा है, ऐसे करके। अब लेमर सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन को फॉलो करता है, इसीलिए हम इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन यहाँ लिखे हैं। और ये क्या होता है तो देखिए नीचे से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे नाभिक से चलना शुरू किए, पहला सेल आया 1 के अंतर्गत, फिर 2 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत, 4 5
6 7, ऐसे ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल बढ़ते गया। तो जिसमें सभी लाइन को टच करके नाभिक के अंतर वैल्यू को भी टच करके आया है वो, उसको हम बोलेंगे लैमर सीरीज। क्या बोलेंगे? जो N1 से शुरू होके N6 तक गया है, N7 तक गया है, तो उसको हम बोलेंगे लैमर सीरीज। उसके बाद एक स्टेप छोड़ने के बाद सेकेंड लाइन से जो शुरू हुआ है उसको हम बोलते हैं पास्टन सीरीज। जो थर्ड से शुरू हुआ बैकेलाइट, उसके बाद पीफॉन, उसके बाद हेम्प्री। अब इसके नाम के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली बात को भी देखते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट होता है, ये विजिबल होता है, ये इंफ्रारेड होता है, ये भी इंफ्रारेड होता है, ये भी इंफ्रारेड होता है, ये फार इंफ्रारेड रीजन होता है। इतना सारी बात हो गया। उसके बाद यदि हम KLMNOPQ सेल की बात करें तो, और उसकी एनर्जी लेवल की बात करें तो पहले ऑर्बिट के अंदर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वह उसके एनर्जी रहने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या क्या है? लैमर सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, बैकेलाइट, पीफॉन, हेम्प्री सीरीज। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसमें के इसके अंदर किस रीजन को देखा गया? तो अल्ट्रा वायलेट को, इसके अंदर विजिबल, इसके अंदर इंफ्रारेड, 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 फार इंफ्रारेड। यहाँ पे बना भी दिया गया है, देखिए। जो लेमन सीरीज है उसको लेमन ने डिस्कवर किया। लेमन सीरीज को किसने डिस्कवर किया? तो लेमन ने डिस्कवर किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हम्फ्री सीरीज को किन्होंने लेमर सीरीज को लेमर ने खोज किया, और किस रीजन पर होता है? तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन पे होता है। और ये किसका लोअर वैल्यू क्या होता है? N1 क्या होता है? तो 1 होता है। हायर वैल्यू क्या होता है? 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते रहता है। दूसरी बात आती है बामर पे, इसका बाल्मर खोज किया, ये विजिबल रीजन होता है। और इसका N1 वैल्यू क्या होता है? तो 2 होता है, मतलब ये 2 से स्टार्ट करेगा, K सेल के बाद L सेल से शुरू करेगा। और इसका N2 वैल्यू क्या होगा? हायर वैल्यू, तो 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते रहता है। उसके बाद है पास्टन। पास्टन के अंदर पास्टन ही आता है, और इसका रहता है इंफ्रारेड। उसको N1 वैल्यू क्या है? 3 है, बाकी N2 वैल्यू 4 5 6 है। उसके बाद है बैकेट सीरीज। बैकेट ने खोज किया था पीफॉन, तो पीफॉन, हेम्प्री, तो हेम्प्री। और सब में, इस सारे में इंफ्रारेड भी है, और इसमें फार इंफ्रारेड रीजन है। बाकी N1 वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगा 6 तक, ये बढ़ते जाएगा। तो एक जगह शॉर्ट पॉइंट्स बना के इसको नोट्स कर लीजिएगा। कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के कुछ मेन बात्स को हम लोग नोट्स कर लेते हैं। पहला की पॉइंट क्या क्या हमने देखा है इसके अंतर्गत, उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लाइन, स्टेट लाइन या इनिशियल लाइन, इसका मतलब क्या होता है? लैम्डा मैक्सिमम या भी मिनिमम। लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन या सीरीज लाइन, लैम्डा मिनिमम या भी मैक्सिमम। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, अल्फा लाइन। पहला लाइन किसी सीरीज का क्या कहलाएगा? अल्फा लाइन। सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज, बीटा लाइन। थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज, गामा लाइन। टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन बिटवीन N2 N1 N1, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 बट्टा में 2, जहाँ N2 ग्रेटर देन होना चाहिए N से। यही हमारा की पॉइंट है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के अंदर। किसके अंदर? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के अंदर इस बातों को हमें याद रखना है। यहाँ पर दे भी रखा है, बाल्मर में किसका रेंज होता है? नहीं, विजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। चलो हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल पढ़ते हैं। बोर मॉडल का लिमिटेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन
द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, बोर इंटर रिलेट क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ऑफ क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स without any theoretical explanation. This was a biggest drawback of this model. बहुत बड़ी मॉडल में अंतर था। इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इस मॉडल का। Bohr theory does not explain the fine structure of structural line. Fine structure of structural line obtained when spectrum is viewed by the spectroscope of high revolving power. Bohr theory does not explain the splitting of spectral line in the presence of magnetic field या Zeeman effect या इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टार्क इफेक्ट। चलिए हम लोग को हो गया आज के लिए। बोर थ्योरी हम लोगों को करना था जो हम लोग कर चुके हैं, तो ओके थैंक यू, और रहने देते हैं हम आज के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट में इसके बारे में देखेंगे।